राधे कृष्ण की ज्योति आलोक। गुड आफ्टरनून, गुड से भी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि एक आज शाम को आप लोगों की एक डिस्कशन क्लास लेनी है। आज शाम को आप लोगों की एक डिस्कशन क्लास लेनी है। कुछ 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर आज डिस्कस करना है। तो आज आप लोगों की एक 4-4:30 बजे के आसपास एक क्लास लेंगे, और जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ डिस्कस किए थे कुछ चीजें, वैसे ही कुछ काम की चीजें और है जिसको डिस्कस करना है। तो आज हम शाम वाली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। राधे 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 राधे। आज उसकी क्लास को कैंसिल करके डिस्कशन करते हैं जो कि जरूरी है। तो हम लोग शंकु पे आ गए थे और शंकु से हम मिल भी लिए थे। कमाल की आकृति है, मजेदार आकृति है, और कुल मिला के हमने जो कल की क्लास में सीखा उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भाई एक शंकु जो होता है वो एक रेखा है, एक जनक रेखा है जो घूम रही है, गतिमान है, और बस उस जो गतिमान रेखा है उसकी एक ही शर्त है कि वो एक स्थिर बिंदु से हमेशा गुजरती है। स्थिर बिंदु से गुजरती है, रेखाएं स्थिर बिंदु से गुजरती है, और नीचे एक कर्व दिया गया है जो गाइडिंग कर्व कहलाता है, जो गाइड करता है उसको कि भैया आओ, मुझे टच करो या मुझे छूते हुए या मुझे काटते हुए जाओ। तो गाइडिंग कर्व होता है, निर्देशी कर्व होता है। तो एक बिंदु है स्थिर जिससे आपकी रेखा गुजरती है। कुल मिला के जो दिशा है उसका खेल है। दिशा का विलोपन करने से आपको जो समीकरण मिलता है वो शंकु का समीकरण होता है, क्योंकि सारा खेल दिशा का है। बिंदु से रेखाएं जा रही है, सारी रेखाओं में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, वो है दिशा का। उस बिंदु से आपको समस्त रेखाएं अलग अलग दिशा में खींचनी है, यानी सभी रेखाएं खींचनी है, और सभी रेखाएं मतलब सभी दिशाएं। उस बिंदु से जाने वाली समस्त रेखाएं आपको खींचनी है, और फिर आपका बिंदु पद बन जाएगा जो कि आपका शंकु होगा। यही हमने कल किया था। ठीक है, और ये सब करते करते हम लोग कुछ सवालों पे भी आए थे, है ना। और मूल बिंदु वाला भी पढ़ा था एक, जिसका शंकु का शीर्ष मूल बिंदु हो। तो कोई भी व्यापक समघात द्विघात समीकरण हमेशा निरूपित करती है ऐसे शंकु को जिसका शीर्ष मूल बिंदु पे होता है, या जिसका शीर्ष मूल बिंदु पे है, ऐसे शंकु का समीकरण हमेशा एक समघात द्विघात समीकरण होगी। दोनों साइड से ये बात सत्य कथन, पुख्ता कथन। अब ये एनवालोपी शंकु क्या होता है? देखो, एनवालोपी शंकु का मतलब होता है एनवालोप। एक्चुअली में एनवलप का आइडिया जो है वो एनवलप ही शंकु बना देता है। शंकु तो आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एनवलप हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। एनवलप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले भी हमें याद होगा कि एनवलप पढ़ा करते थे कि आपको स्पर्श रेखा एक बिंदु, कोई वक्र है, नीचे कोई वक्र दिया गया, चाहे वो वृत्त है, चाहे वो दिग्वृत्त है, चाहे वो अतिपरवलय है, चाहे वो कोई और आकृति है। आपको एक स्थिर बिंदु से उसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचनी है।
इन स्पर्श रेखाओं का जो पथ होता है उसको एनवलप कहते हैं, याद है? एनवलप यानी आपको एक बिंदु से रेखा खींचनी है, वो सभी रेखाएं जाके वृत्त को टच करें, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर आपको उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। फॉर एग्जाम्पल नीचे का वृत्त जो है वो एक वृत्त है और ये स्थिर बिंदु है, इस बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो इसके। अगर आपने सारे बिंदुओं पे स्पर्श रेखा खींच ली तो आप देख सकते हो कि एक शंकु बन जाएगा। और ये आइडिया एनवलप का था, ये आइडिया एनवलप का था, है ना? तो एनवलप के टाइम में हमने जब पढ़ा था तो दो एनवलप पढ़े थे, एक पढ़ा था एनवलोपी बेलन, एक पढ़ा था एनवलोपी शंकु। जब आप स्पर्श रेखाएं समानांतर खींचते हैं तो बेलन बनता है, जब स्पर्श रेखाएं आप किसी बिंदु से खींचते हैं तो शंकु बनता है। तो एनवलोपी शंकु उसी का ही एक आइडिया है। तो अगर आप किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचे, कोई वक्र है नीचे वो गाइडिंग कर्व हो गया, कोई वक्र है किसी स्थिर बिंदु से उसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचे तो उसको एनवलोप भी कहते हैं, और वैसे ये शंकु हो गया। अगर एनवलोप खींचते टाइम आपकी शर्त ये है कि आप एक स्थिर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो फिर वो एनवलोपी शंकु बन जाता है। और अगर आपकी शर्त ये है कि आप स्पर्श रेखाएं एक दी गई रेखा के समानांतर खींचेंगे तो आपका बेलन बन जाता है। तो यही दो आकृतियां एनवलोपी शंकु और एनवलोपी बेलन बनाती है। ठीक है, तो आइडिया वैसा का वैसा ही है जो वहां से एनवलोप से लिया गया। ठीक है, आ जाओ आगे आते हैं। ये रहा हमारा एनवलोपी शंकु का समीकरण किसी गोले के लिए। कोई गोले के लिए एनवलोपी शंकु का समीकरण मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि एक बिंदु है अल्फा बीटा गामा और एक नीचे गोला है, और आप उस बिंदु से गोले के ऊपर स्पर्श रेखाएं धड़ाधड़ खींचे जा रहे हो, जो उससे खींच सकते हो, जो आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो उस बिंदु से उस गोले के ऊपर वो खींचे जा रहे हो। अब ऑब्वियसली बात है क्या बन जाएगा, एक गोला, एक गोला रखो, ये रहा गोला, ये रहा पॉइंट, और स्पर्श रेखाएं आई जा रही है उसके ऊपर, क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो उस शंकु का समीकरण कैसे निकालोगे? तो शंकु का समीकरण निकालने का तरीका होगा S(S1) बराबर टी स्क्वायर। अभी जो आप 2D में पढ़ रहे हैं वही आपका काम करेगा। S(S1) बराबर टी स्क्वायर, S(S1) बराबर टी स्क्वायर। S क्या होता है, जो गोले का समीकरण है वो S है। S1 क्या होता है, उसके अंदर बिंदु रख दो। T क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण या स्पर्श तल का समीकरण, वो जो भी है उसके हिसाब से। वर्त है तो स्पर्श रेखा, गोला है तो स्पर्श तल। तो ये मान रख के सोल्व कर लो। तो S क्या है, ये रहा गोले का समीकरण, x² + y² + z² माइनस a²। S1 क्या है, इस गोले के अंदर आप अपने बिंदु रख दो, α² + β² + γ² माइनस a²। T का मान, इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श तल हो जाता है हमारा αx + βy + γz माइनस a² बराबर 0। तो ये हो गया αx + βy + γz माइनस a² का होल स्क्वायर। अब इसे सरल कर लो, इससे जो आएगा वो एनवलोपी शंकु कहलाएगा। एनवलोप शंकु या एनवलोप कोन, एनवलोपी शंकु, एनवलोपी शंकु। S(S1) बराबर टी स्क्वायर। अभी अब 2D में पता नहीं कितनी बार हम पढ़ चुके हैं S(S1) बराबर टी स्क्वायर। S(S1) बराबर टी स्क्वायर क्या होता है, स्पर्शी युग्म का समीकरण, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो याद रखिए स्पर्शी युग्म का मतलब वृत्त के केस में दो होता है, क्योंकि वृत्त 2D होता है, 2D होता है तो दो ही खींच पाते हो। लेकिन अगर सोचो 3D होगा तो किसी पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच पाओगे, अनंत, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत। हाँ 2D हुआ, अगर कागज हुआ तो फिर दो ही, एक लेफ्ट एक राइट। अगर 2D हुआ तो, अगर कागज होता, मान लो आपको दो लाइनें किसी बिंदु से खींचनी है, अगर आप 2D पर है, कागज पर है, तो फिर क्या होगा, कागज पे वृत्त होगा, एक बिंदु होगा, स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन अगर 3D हो तो, अगर इन केस 3D हो तो स्पर्श रेखाएं इधर 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 इधर, शंकु तैयार है ना। इसे एनवलोपी शंकु कहा जा रहा है इसको। बात क्लियर है, यहां तक समझ आ गई ये बात?
आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगली कहानी में। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कहता है कि किसी शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, ध्यान से सुन लेना, बड़ी अच्छी चीज है, सीधा आप इसे काम में ले सकते हैं। अगर किसी, और डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला वाइज ही क्वेश्चन एज ए इसको क्वेश्चन ही बना के पूछ लेता है, तो अगर कोई भी शंकु है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, तो ये बात आपको याद है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है वो एक समघात द्विघात समीकरण होती है, समघात द्विघात समीकरण होती है। और हर समघात समीकरण की एक खासियत होती है कि उसको बट्टे में लिखा जा सकता है। ये बात आपने आयलर प्रमेय में पढ़ी थी। आयलर प्रमेय के अंदर, आंशिक अवकलन के अंदर आयलर प्रमेय में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई समीकरण समघात है, अगर कोई समीकरण समघात है तो उसे x बटा वाई या y बटा एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। याद आया? याद आया ये बात? अगर कोई समीकरण समघात है तो उसको उसके बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। अगर समघात है मतलब हर पद पे अगर घातें बराबर है तो उसके अनुपात x बटा वाई या y बटा एक्स के रूप में लिखा, अगर एक्स वाई है तो x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता है। तो शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, शीर्ष मूल बिंदु पर है, तो ये द्विघात की समघात समीकरण होगी, है ना, समघात समीकरण होगी। तो एफ एक्स वाई बराबर 0 है, जेड बराबर सी है, तो शंकु का समीकरण क्या होगा? इसको समघात बनाएंगे, इस समीकरण को समघात बनाएंगे, तो इस समीकरण में जहां पर भी एक पावर आए, जहां पर भी एक पावर होगी या 0 पावर होगी, 2 पावर होगी वो पद तो ठीक, जहां 2 पावर है, अभी मैं करके दिखा दूंगा एक एग्जांपल करके जिससे क्लियर हो जाए, जहां पर भी एक पावर होगी या एक पावर से कम पावर होगी, वहां पे क्या करेंगे आप? एक मानेंगे, वहां पर आप एक मानेंगे, एक मानकर फिर सी को यहां ले आएंगे, जेड बटा सी बराबर एक हो जाएगा, और एक की जगह ये जेड बटा सी पुट कर देंगे, एक की जगह जेड बटा सी पुट कर देंगे, जिससे हर जगह पे पावर दो 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 हो जाएगी और वो बन जाएगा शंकु का समीकरण। तो ये प्रमेय कहते हैं, ये कह रहे और आसान कर देते हो आपके काम, जो समीकरण आपको ये रखने वखने के बाद जो प्राप्त होगा उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस x को रिप्लेस कर दो एक्स सी बटा जेड से, y को रिप्लेस कर दो वाई सी बटा जेड से, इतना रिप्लेसमेंट कर दो, इतने में ही आपका समीकरण जो है वो शंकु का समीकरण बदल जाएगा। माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये प्रमेय तो काम तो आसान करेगी करेगी। तो प्रमेय कह रही है कि मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, आप वहां जहां जाके ढूंढोगे कहाँ एक पावर है कहाँ 0 पावर है, इससे अच्छा है कि एक काम करो, बस इतना करना है आपको, उस समीकरण में जहां जहां पर आपका x है, x को हटाओ एक्स सी बटा जेड से, y को हटाओ वाई सी बटा जेड से, इससे आपको जो समीकरण मिलेगा वो शंकु का समीकरण होगा, वो एक शंकु होगा। तो ये प्रमेय कह रही है, आसान करके दे रही है, ठीक है। आ जाओ मैं दिखा देता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, मान लो ये आपका फलन है एफ, जो आपने एफ लिया वो है, ठीक है। और अब इसे मैं शंकु का समीकरण बनाने वाला हूं, ऐसा शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो वो बनाने वाला हूं। तो जहां जहां 2 पावर है वहां वहां तो ठीक है, यहाँ पे +1 और कर देता हूं ताकि 0 पावर वाले भी आ जाए। अब इसमें डन, 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ 1 पावर कम है, यहाँ 1 पावर कम है, यहाँ दोनों ही पावर कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां कम नहीं है वहां तो एज इट इज लिख दो, जहां पे 1 पावर कम है वहां गुणा 1 लिख दो, गुणा 1 गुणा 1, जहां 2 पावर कम है वहां 1 का स्क्वायर लिख दो, है ना, ये लिख दिया हमने। अब 1 की जगह जेड बटा सी रख दो, ये आपका शंकु का समीकरण बन जाएगा। शंकु का समीकरण वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 की जगह जेड बटा सी, ठीक है। समीकरण को हल कर लो, अगर मैं सी स्क्वायर से गुणा कर लूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स जेड प्लस सी वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0।
अगर मैं पूरे सवाल में जेड स्क्वायर का भाग दे दूं तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। सी एक्स बटा जेड का स्क्वायर, सी वाई बटा जेड का स्क्वायर, जेड कट गया, सी एक्स बटा जेड, सी वाई बटा जेड प्लस 1। यानी कुल मिला के हमें लग रहा है ये शंकु का समीकरण है और वो आपके वक्र का समीकरण है। तो वक्र का समीकरण शंकु का समीकरण बन गया। बस खाली x की जगह क्या आया, सी एक्स बटा जेड, y की जगह क्या आया, सी वाई बटा जेड। देख सकते हो तुलना करके, तुलना कर सकते हो कि जो x है उसकी जगह सी एक्स बटा जेड आ गया, y की जगह सी वाई बटा जेड आ गया। बस आपके समीकरण में सीधा बस ये रख दो, रखते ही वो आपको शंकु का समीकरण मिल जाएगा। आपको वो पूरा ये जो पूरा स्टेप्स है ये नहीं करने पड़ेंगे। सीधा बस जो x है रिप्लेस करो सी एक्स बटा जेड से, y को रिप्लेस करो सी वाई बटा जेड से। ये करते ही आपका समीकरण कन्वर्ट होके शंकु का समीकरण बन जाएगा। और चाहो स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो। ये टाइम बचाने की स्कीम है। समझ में आ गई ये बात? समझ में आई नहीं आई, क्या कहते हो? सही है। चलो कोई ना, आ जाओ। अगला सवाल ये आगे है कि एक सिद्ध कीजिए, वैसे सिद्ध करने वाले सवाल टाइप से ये, कि ये जो है अगर कोई रेखा ये हो और उसकी दिक्कोजाएं जो एलएमएन है वो इस रिलेशन को फॉलो करती हो, तो बताइए उससे यह शंकु बनेगा। यह शंकु बनेगा। तो अगर ये रेखा इस एलिमेंट को फॉलो करती है, ये रेखा अगर इस एलिमेंट को फॉलो करती है, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर ये रेखा इसको फॉलो करती है तो ये एलिमेंट इसको संतुष्ट करेंगे। फॉलो करती है तो संतुष्ट करेंगे। खुद ही कहा इसने, मैंने नहीं कहा। देखो इस रेखा के लिए एक्स रेखा का समीकरण है एक्स बटा एल, वाई बटा एम, जेड बटा जीरो। पहली बात, ये रेखा मूल बिंदु से जाती है, 0 0 से जाती है ना, क्योंकि x माइनस 0 बटा एल, वाई माइनस 0 वो नहीं है, मतलब 0 0 है। तो इसका मतलब मूल बिंदु से जाती है। ये रेखा मूल बिंदु से जाने वाली है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। दूसरी, ये जो रेखा है इस रेखा की जो दिशा है वो इस शर्त को पूरा करती है। यानी इस शर्त को पूरा करती है मतलब इसे संतुष्ट करती है। संतुष्ट करती है तो अगर उस समीकरण से मैं एल का मान निकाल कर इसमें रख दूं तो ये संतुष्ट करेगी। बराबर 1/λ ले लेता हूं। 1/λ मान लिया। एल बराबर हो गया लैम्डा एक्स, एम बराबर हो गया लैम्डा वाई, एन बराबर हो गया मेरा लैम्डा जेड। लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड हो गया। ये मान ले जाकर संतुष्ट कर रही है, मैं समीकरण में रख दूंगा। समीकरण में रखने पर मेरे पास आ जाएगा, मेरा समीकरण क्या है, एल स्क्वायर बराबर एल का मान लैम्डा एक्स, वाई का मान, एम का मान लैम्डा वाई, एन का मान लैम्डा जेड, 2y²। अब ध्यान से इस समीकरण को देखो, ये समीकरण समघात द्विघात समीकरण है। ये तो समघात है क्योंकि सारे पदों पे 2 पावर है। समघात है और वो भी 2 घात का है। समघात द्विघात समीकरण है। और जब भी कोई समघात द्विघात समीकरण होता है तो वो शंकु होता है। हमारी प्रमेय कह के गई है कि वो शंकु होता है। ऐसा शंकु होता है जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है। यानी वो शंकु है जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है। अब ये बना किस से है, इस रेखा से बना है। तो फिर ये रेखा कौन हुई, इसकी जनक रेखा हुई। जनक रेखा हुई नहीं, क्योंकि इस रेखा से ये शंकु बना है। हमने तो एलिमेंट को हटाया और एलिमेंट को हटाते ही हमें शंकु मिल गया। और शंकु मिल गया, शंकु तो जनक रेखा से ही बनता है, तो वो तो जनक रेखा हुई। हाँ भाई, रेखा और भी हो सकती है, लेकिन ये भी तो जीरो, ये शंकु कौन सा है जिसका शीर्ष 0 0 है। ये रेखा 0 0 से जाती है। तो जनक रेखा कौन होती है, जो शंकु को बनाती है तथा उसके शीर्ष से जाती है। तो शीर्ष से जा रही है, फाइनली ये जनक रेखा है। यही क्वेश्चन था कि ये एक जनक रेखा है। तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल जनक रेखा है। क्योंकि इस शंकु को ये रहा शंकु,
इस शंकु को इसी रेखा ने बनाया है, इस शंकु को इस रेखा ने बनाया है, तो और इसके शीर्ष से भी जाती है, इसके शीर्ष से जाती है, इसको बनाती है, इसका मतलब ये इसकी एक जनक रेखा, मतलब जनरेटिंग लाइन है। क्लियर है? अगर कोई रेखा किसी शंकु को बना रही है तो वो क्या हुई? उसकी जनक रेखा हुई। 3 और आएगा क्या? यहाँ 3 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अच्छा, कर दिया मैंने। 3 बाहर रहेगा वो तो, और तो कुछ नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा द्वारा निर्मित शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है और शंकु का निर्माण करती है, और उसकी जो दिक्कोजय हैं, जो दिक् अनुपात है, वो इस नियम को फॉलो करते हैं। तो बताओ कि शंकु का समीकरण क्या होगा? शंकु का समीकरण क्या होगा? तो ये भी आसान है, बहुत आसान है। कैसे? मान लेते हैं रेखा कहाँ से जाती है? मूल बिंदु से जाती है। रेखा अगर मूल बिंदु से जाती है तो उसका समीकरण हो जाएगा x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0। ये हो गया मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, और उसकी दिशा मान लेते हैं एल एम एन है, उसकी दिशा एल एम एन है। ये एल एम एन ले लिया, ये एल एम एन दिशा होगी। क्लियर है? अब ये इसकी दिशा इस शर्त को पूरा करती है, तो ये शर्त पूरी करवा दो। बराबर 1/लैम्डा ले लिया, एल बराबर आ गया लैम्डा एक्स, एम बराबर आ गया लैम्डा वाई, और एन बराबर आ गया लैम्डा जेड। ये मान रखकर हम यहां से निकाल लें। एल का मान लैम्डा एक्स, वाई का मान लैम्डा वाई, लैम्डा जेड का स्क्वायर बराबर 0। लैम्डा स्क्वायर का भाग दे दो, ये शंकु का समीकरण आ गया। इस रेखा द्वारा बनने वाले शंकु का समीकरण आ गया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे वाली थ्योरी पे आते हैं। अब इस बिंदु पे एनवलोपी शंकु निकालो, निकालेंगे। इसका एनवलोपी शंकु का समीकरण निकालिए। एनवलोपी शंकु होता है एस वन बराबर टी स्क्वायर, एस वन बराबर टी स्क्वायर। अब गोला बड़ा है, इस बार गोला वो है जिसका केंद्र मूल बिंदु नहीं है, तो मूल बिंदु नहीं है तो टी का जो सूत्र है वो पूरे वाला लगेगा, टी का वो बड़े वाला सूत्र लगेगा। एक्स x1, वाई y1, z z1 प्लस यू एक्स प्लस x1 प्लस वी डब्ल्यू प्लस वाई प्लस y1। केंद्र मूल बिंदु होता तो छोटे वाला लग जाता, लेकिन केंद्र मूल बिंदु नहीं है, तो जो पूरा बड़े वाला है वो लगेगा। x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस यू एक्स प्लस x1 प्लस वी वाई प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस g बराबर 0। x1 y1 z1 दिया है, ये रहा 1 1 1। यहाँ से u निकाल लो, u बराबर आ गया 1, v बराबर आ गया -1, w है नहीं 0 हो गया, d बराबर -2 आ गया, u बराबर 1 हो गया, u बराबर 1 हो गया, v बराबर -1 हो गया, w बराबर 0 आ गया, d बराबर -। मान रख दो, पहले t का मान निकाले। x1 का मान 1, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। u का मान 1,
एक्स प्लस x1, v का मान -1, w का मान 0, 2x प्लस z और माइनस का 2। सही किया मैंने। s का मान ये, समीकरण में 1 1 1 S1 मतलब समीकरण में 1 1 रख दो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 -2 -2 और t है आपका 2x प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर। चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, 1 1 1 1, 5 5 में से 4 गया 1। बढ़िया सवाल तो सिंपल बनाया बेचारों ने, कैलकुलेशन इजी है इसकी। लंबा जो लेंथ है सो वो तो है ही, लेकिन बाकी नंबर परेशान नहीं कर रहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab पदों को एक तरफ करने पर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर कट गया, 2x उधर चला गया, 4xz 4xz 8x 2x तो माइनस का 10x प्लस का 2y माइनस का 8z, 4 और 2 6। सही है, ये बन गया आपके एनवलोपी शंकु का समीकरण। एनवलोपी शंकु का सवाल शायद आया था, पिछली बार आया था, एक बार आया था एनवलोपी शंकु का समीकरण। तो ये कैसे बनता है, इसको अपनी आंखों में डाल लो कि कैसे बनता है। S1 बराबर टी स्क्वायर करके, S तो वो गोले का समीकरण होता है, S1 उसमें बिंदु रखने से आता है, T उसके जो स्पर्श तल का समीकरण होता है वो होता है। सब रख के सारा कैलकुलेट करके उत्तर निकाल लो। सही है। -4 कर लीजिए यार, उथे कर उथे कर लीजिए। कोई द्विघात समीकरण है, वो शंकु बनाएगी या नहीं बनाएगी। व्यापक द्विघात समीकरण तो बनाएगी, व्यापक द्विघात समीकरण तो हमेशा शंकु बनाएगी, लेकिन क्या नॉर्मल द्विघात समीकरण शंकु बनाएगी या नहीं बनाएगी। मतलब एक कंप्लीट द्विघात समीकरण लिखो। कंप्लीट द्विघात समीकरण क्या होगी, जिसमें सारे पदों ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fxz, देखिए गौर करो, इस पर सारे पद आएंगे, yz 2g xz प्लस 2h xy प्लस 2ux
2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। देखो ये कंप्लीट है, ये पूरी बड्डोड़ती यूं बड्डी को नहीं हो सके समीकरण, यूं बड्डी समीकरण को नहीं हो सके, गुणांक में कोई गलती ना हो जाए, एकदम ठीक है। आ है सबसे बड्डी समीकरण, यूं बड्डी को नहीं हो सके, क्योंकि द्विघात समीकरण अगर एक्स वाई जेड की द्विघात समीकरण बनेगी तो सोचो क्या क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, पहले तो दो दो पावर के जितने भी है वो बना लो। दो दो पावर कैसे कैसे बन सकती है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स गुणा वाई, वाई गुणा जेड, जेड गुणा एक्स, तो छह तो ये हो गए, छह तो ये हो गए। तो ये द्विघात समीकरण है, समघात द्विघात नहीं है। द्विघात और समघात द्विघात में क्या है, समघात में फिर सारी घातें दो दो की होगी, दो से कम नहीं होगी ना दो से ज्यादा नहीं होगी। दो से ज्यादा तो इसलिए नहीं हो सकती, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण दो से ज्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन दो से कम हो सकती है, दो या दो से कम हो सकती है। लेकिन समघात द्विघात हो जाता है तो फिर दो घात से ना तो कम हो सकती है, ज्यादा वैसे नहीं हो सकती थी, कम वैसे नहीं हो सकती अब। लेकिन ये है खाली द्विघात समीकरण। अब खाली द्विघात समीकरण में दो घात मैक्सिमम होगी और उससे कम भी हो सकती है। तो पहले तो दो दो पावर वाले सारे पद, फिर एक एक पावर वाले क्या हो सकते हैं, खाली एक्स, खाली वाई, खाली जेड, और एक अचर पद बिना एक्स वाई जेड वाला। तो इसमें टोटल 10 पद होंगे, टोटल 10। अब कोई भी समीकरण शंकु बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसका पता कैसे चलेगा कि कोई द्विघात, देखो रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा इसमें बात में। समघात द्विघात, जब भी समघात द्विघात होगी तो शंकु बनेगा ही बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई समघात है, समघात द्विघात है तो शंकु बनेगा ही बनेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2h x y। अब ये है समघात द्विघात, द्विघात में भी समघात, समघात द्विघात, ये तो शंकु बनाएगी ही बनाएगी। समघात द्विघात ऐसी समीकरण जो दो घात की है और समघात है। द्विघात होने का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पावर दो होगी, ज्यादा से ज्यादा पावर दो होगी, और समघात वर्ड आते ही फिर दो से कम नहीं होने देगा वो, क्योंकि सब पे घातें बराबर रखनी पड़ेगी। द्विघात समीकरण है तो दो घात का पद तो आएगा ही आएगा, दो घात का नहीं आएगा तो द्विघात कैसे होगी। और अगर एक पद दो घात का आ गया तो फिर सबको दो घात का आना पड़ेगा क्योंकि समघात है। तो इस वजह से ये हो गई, ये तो आपकी शंकु बनाएगी बनाएगी हमेशा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर द्विघात समीकरण हुई तो मतलब जिसमें एक पावर के पद भी आए, जीरो पावर वाले पद भी आए, तब भी ये शंकु बनेगी, इसकी क्या गारंटी है। तो इसकी गारंटी है ये सारणिक, ये सारणिक इसकी गारंटी है। इसको याद करोगे तो देखोगे तो इसका विकर्ण जो है वो ए बी सी डी से बना हुआ है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सममित मैट्रिक्स है, ऊपर नीचे एक जैसी है, ऊपर नीचे एक जैसी है, ठीक है। इसका कॉलम ये याद रह जाता है आराम से, ये देखो ये यू वी डब्ल्यू डी है, यू वी डब्ल्यू, ये सिमेट्रिक है, ये जो ऊपर बनेगा वो नीचे तो आएगा ही आएगा। जो चौथी पंक्ति है वही चौथा स्तंभ है, वो तो बराबर आने ही क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया यू वी डब्ल्यू डी, और बाकी आपका एच जी एफ, एच जी एफ। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इसका मान जीरो होगा तो ये एक शंकु बनाएगी, अगर जीरो नहीं हुआ तो शंकु नहीं बनाएगी। और ये शंकु क्यों बनाती है, ये शंकु क्यों बनाती है वो इसी में जवाब छुपा पड़ा है। इसमें कोई एक घात का कोई पद नहीं है तो u भी जीरो है, एक घात का कोई पद नहीं है मतलब u भी जीरो, v भी जीरो, w भी जीरो, और कोई अचर पद नहीं है इसलिए d भी जीरो। तो पूरा का पूरा एक कॉलम जीरो हो गया, और पूरा एक कॉलम जीरो होते ही सारणी का मान कितना हो जाता है, जीरो। यानी ये शर्त संतुष्ट हो गई, ये शर्त संतुष्ट होगी मतलब शंकु बनेगा, है ना। कि भी कोई भी समघात द्विघात समीकरण शंकु होता है, क्यों होता है वो कारण यहां से देख सकते हो कि इस वजह से होता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, क्या कहते हो। बात समझ में आई को नहीं आई।
है ना। आगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यू वी डब्ल्यू डी हो गया। रेखा और शंकु का प्रतिच्छेदन। एक रेखा और एक शंकु का प्रतिच्छेदन कि रेखा और शंकु। अब एक कल्पना करिए, एक रेखा अगर शंकु, कोई शंकु पे तीर चलाया जाए, तो वो जो तीर है वो शंकु में क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, दो छेद करेगा, एक तो अंदर जाते टाइम का और एक बाहर आते टाइम का, है ना। तो यानी अगर एक रेखा एक शंकु को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। एक तो जहां से वो इन करेगी, एक जहां से वो आउट करेगी। अगर एक शंकु को एक रेखा काटती है तो कितने बिंदुओं पे काटेगी? तो दो बिंदुओं पे काटेगी, है ना। ठीक है, ये हो गया तीर। ये तीर तने याद है बचपन में जब सबसे पहली बार जो हमने अनैतिक काम किया था, जिसको अनैतिक काम समझा जाता है, वो था बचपन में। ऐसे होता था, एक दिल बनाते थे, ठीक है, और ऐसे हम तीर बनाते थे, तो ऐसे होता था। तो हमें कहा, "अरे, ये चीज नहीं बनानी, अरे ये चीज नहीं बनाया करे, ये चीज गलत हुआ है, आ चीज गलत हुआ है, आ चीज नहीं बनानी है, मतलब ये चीजें नहीं बनानी है।" उस समय पता नहीं था, बचपन में थे, तो वो पहली बार कहीं पे दीवारों पे कहीं है ना, कई चीजें देखी, कहीं देखी हुई थी, तो लगा यार ये ठीक है, अच्छा सा था, तो वो हमने बनाया। तो हम भी कॉपी में बनाते थे, फिर अपनी कॉपी में, ये छोटे रहेंगे 5वीं 6वीं क्लास के आसपास, तो हम ऐसे दिल बना के, फिर हमें भी लगता है यार, उस समय थोड़े कलर वलर भी होते थे, तो पेंसिल वाले, तो उससे कलर करते थे, तो ये अच्छा लगता था कि यार ऐसे मतलब दिल सा बनाओ और उसको तीर बनाओ। फिर हमें पता चला, फिर किसी समझदार आदमी ने बताया कि आ गलत हुआ है, आ गलत चीज है, आ नहीं बनानी हुई। अब मुझे अपने को समझ में नहीं आया भाई, उस समय एक छोटे बच्चे को कितना समझ में आता है, प्यार मोहब्बत ये वो। तो लगा कि ये चीज जो ये है गलत होती है ये। फिर हमने कहा भाई ठीक है, क्या पता क्या मतलब है, गलत क्या? बोला, नहीं नहीं, ये चीज है ना, ये कोई बाहर दिखाने की चीज नहीं होती, इसको मत बनाया करो, ये बनाने की चीज नहीं होती। हाँ, हाथी घोड़ा बनाओ, या फिर मतलब मिक्की माउस बनाओ, बिल्ली गधे ये बनाओ, ये बना सकते हो, ये मत बनाया करो, ये चीजें काम की नहीं होती, ये गलत होती है। यानी हमारे समाज में, शायद ये वो हमारे समाज में प्यार मोहब्बत या वो जो है, उसको कहा जाता है टैबू, कहा जाता है कि ये चीजें एक्सप्रेस नहीं की जाती, ये चीजें एक्सप्रेस नहीं की जाती, यहाँ पे अंदर रखना होता है, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, और बाहर आएगा तो ये अनैतिक है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना, आप ये नहीं कर सकते, ये गलत है। समझ रहे हो कि कितना बड़ा है कि ये गलत है। और पूछने पर कोई जवाब नहीं आता कि भाई ऐसी चीज अगर आप पूछ लो कि भाई क्यों गलत है, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि भाई गलत क्यों है, बताओ क्यों गलत है। बस उन्होंने माना, उनके माना हुआ है कि भाई किसी ने उनको बता दिया कि ऐसा करना गलत है, उन्होंने आगे बता दिया कि ये गलत है, और वो चल पड़ा। मतलब एक बात बताओ कि, और दूसरा एक चीज सबसे बड़ी हो जाता है कि अभी भी अगर मैं प्यार शब्द का यूज करता हूं, तो कितना मतलब हमारा दिमाग खराब कर दिया गया है ना। प्यार शब्द का मतलब एक लड़का और एक लड़की, तो बाप रे, कि तो घटिया बर्बादी करी है ये प्यार शब्द की के दुर्गति करी है। अगर अगर मैं आज प्यार शब्द का इस्तेमाल करता हूँ और मैं बोलता हूँ प्यार या लव, तो उसकी इस बॉलीवुड वालों ने इस प्यार शब्द को कितनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, वो देखो। जब भी आप प्यार बोलते हैं तो सीधा आता है एक लड़का और एक लड़की। क्यों भाई? हमारे चिपको आंदोलन में लोगों ने पेड़ों के गले पकड़ के अपनी गर्दनें कटवाई थी, वो प्यार नहीं था? क्या वो प्यार नहीं था? और प्यार नहीं था तो कोई गर्दन कटवा सकता है? कटवा के दिखा दो, कटवा के दिखा दो। देखा है आपने?
क्रांति 1857 की क्रांति थी, क्रांति में लोगों ने जान दी थी। क्या वो प्यार नहीं था? क्या वो प्यार नहीं था? लोगों ने नदियों के लिए जान दी है। कावेरी मिशन देख लीजिए और देख लीजिए, लोगों ने नदियों के लिए, पानी के लिए जान दी है। क्या वो प्यार नहीं होता? एक माँ का अपने बेटे से जो होता है वो क्या होता है? एक सैनिक का या एक देशभक्त का अपने देश के लिए जो होता है वो क्या होता है? वो भी प्यार है। तो ये जो हजारों चीजें आप कर रहे हैं ये प्यार ही तो है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे गणित से प्यार है, तो क्या ये वो प्यार नहीं है? तो प्यार को इतना छोटा कैसे कर दिया गया? प्यार को इतना स्मॉल कैसे कर दिया गया? तो आप समझ सकते हैं कि ये बॉलीवुड का असर है, बॉलीवुड इफेक्ट है ये। बॉलीवुड में प्यार का मतलब होता है कि एक हीरो और एक हीरोइन, इनके बीच में। और चलो बॉलीवुड ने तो किया सो किया, एज ए समाज भी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि प्यार का मतलब लड़की और लड़का है। और फिर क्या हुआ? दूर होने लग गए हम प्यार शब्द को यूज करने से, मतलब वो गलत है, वो गलत है, प्यार करना गलत है। जबकि प्यार तो कर ही रहा है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार कर ही रही है, हम कर ही रहे हैं, लेकिन बोलना मना है। बोलना क्यों मना है? क्योंकि जैसे ही प्यार बोलोगे वो लड़का लड़की वाला हो जाएगा, है ना? कितना, मतलब सोचो कितना नुकसान पहुंचाया है इस तरीके से कि ये प्यार होता है, बाकी प्यार होता ही नहीं है। बाकी प्यार प्यार ही नहीं है, सिर्फ प्यार का मतलब लड़का लड़की, है ना? तो ये जो तीर बनाते हैं तो ये प्रतिबंधित है, आप तीर नहीं बना सकते, आप तीर नहीं बना सकते आप हैं। अब ठीक है, अब ये नैतिक है, ठीक है ना? अब ये ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। अब किसी भी सभ्य समाज को इससे कोई खतरा नहीं है, अगर लाइन सीधी जा रही है तो। अगर तीर है तो फिर खतरा है। तो ये हो गया। तो शंकु को अगर काटती है तो वो दो बिंदुओं पे काटेगी। तो एक शंकु का समीकरण ले लें अगर हम, ये ले लेता हूँ। वो शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, क्योंकि और शंकु तो संभला को नहीं, वो थोड़ा कम से कम छोटो तो है। तो वही ले लेते हैं जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है ना? ये रेखा ले ली, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। अब अगर ये दोनों काटती है, अब तो यही तो, अभी समझ रहे हैं आप लोगों, इसका इम्पैक्ट समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, आप कह रहे हो छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मान ले बिगड़ रहे हैं, हम एक काम करते हैं, बच्चों को प्यार करने नहीं देते हैं, उनको दूर कर लेते हैं। फिर पता क्या होगा? ये आपका डिवोर्स रेट बढ़ाएगा, ये आपका डिवोर्स रेट बढ़ाएगा, ये आपके तलाक का जो रेट है ना, तलाक की जो दर है वो बढ़ाएगा। और बढ़ ही रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अधिकतर लोग जिनको है, जिनको प्यार करना ही नहीं आता, उन्हें पता नहीं, उनके लिए प्रेम वैसे ही बना दिया वो छोटे वाला, वो जो बॉलीवुड ने जो प्रेम बनाया ना वो वाला प्रेम बना दिया। अब इस वजह से एक आदमी और एक औरत जिनकी शादियां हो रही है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते एक दूसरे को। और लुगाया शिकायत करे, आदमी शिकायत करे कि इन्हें कोई इमोशन की कदर ही को नहीं। अरे तो पिछला 25 साल से इन्हें इमोशन सिखाया ही कौन गया? इन्हें आप बताया कि इमोशंस खतरनाक चीज है, इससे समाज में खतरों पैदा हो सके, इससे अपने घर को नामो निशान, मतलब बिगड़ सके बुरी तरीके से। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसको ये सिखाएगा। अचानक फिर भी ब्याह कर दियो, अचानक ही ब्याह कर दियो। अब अब बिन ठाई को नहीं कि मतलब किया तो बात करी जावे, कहीं बात करी जावे, समझ रहे हो? उसको कुछ नहीं पता, फिजिकल नीड को छोड़ दीजिए, उसके अलावा उसको समझ में ही नहीं आता कि अपनी पत्नी से बात कैसे की जाती है, और पत्नी को समझ में नहीं आता कि पति से बात कैसे की जाती है। और फिर आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अब इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो फिर लड़ाइयाँ होती है, फिर वो होते हैं जिससे तलाक की रेट बढ़ते हैं। पढ़ाई की ट्रेनिंग होती है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे बताया जाता है। अगर आप दुख में भी हैं तो किसी को अपना दुख कैसे बताया जाता है, अगर आप सुख में भी हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये तो आपको सिखाया नहीं गया, क्योंकि खतरा है ये एक्सप्रेस करेगा तो खतरा हो जाएगा समाज को। तो इसलिए कुछ नहीं करना, बस शादी होने के बाद ही करना जो करना है, शादी होने के बाद ही एक्सप्रेस करना है आपको। अब अचानक 25 साल का या 28 साल का आजकल ब्याह हुआ है,
अब 28 साल को आधो उम्र को आदमी कत्ती एक्सप्रेस कर सी और कद सीख सी कि एक्सप्रेस करो क्या जावे, तब तक तो बड़ी लेट होगी, है ना। तो वो तो बहुत लेट हो गया। 28 साल को आदमी कद सीखी कि एक्सप्रेस किया करे जावे, अब तो हो गयो भी वो काम। अब 28 साल को ब्याह करी, 30 साल में डिवोर्स हो सी वहां वही होना है। और फिर अच्छा फिर आवे बिचौलिया, भाई निभाओ, ते निभाण दी को नहीं, ते अक्कल आनी कौन दी, ते पहली से ले तलवारा पहली खड़ा हो गया, लठ ले पहली खड़ा रहता गेट के बाहर, कोई बात करता, कोई कहा दो बात करने की कोशिश करता थे, लट गाड़ देता, ते बात ही कौन करने देता। और अब क्यों कि बनाओ के बनाओ, बोलनी को नहीं थे, बिठा दो दोनों ने सागे, ते दोनों ने सागे बिठा दो, बे लड़ रूठी, लड़नू आवे बाने, डांग बजाना आवे, प्यार से बात करनी को नहीं आवे, देख लो। और फिर रही सही खतरा जो है, बे स्कूल यहाँ की बना दी कि लड़कियों की स्कूल अलग हो सी, लड़का की अलग हो सी, चलो ठीक है और ही बढ़िया काम करो, है ना। चलो आप बताते हैं। तो ये रहा प्रतिच्छेद बिंदु, अगर आपको निकालने हैं तो आपको दोनों में बिंदु कॉमन निकालने हैं, है ना, दोनों में कॉमन बिंदु निकालने, कॉमन बिंदु निकालने हैं जो दोनों पर हो, ऐसे बिंदु जो रेखा को भी संतुष्ट करते हो, ऐसे बिंदु जो शंकु को भी संतुष्ट करते हो। तो बराबर में लैम्डा माना या आर मानो, कुछ भी मानो, एक्स का मान निकाल लो प्लस अल्फा, वाई बराबर एम लैम्डा प्लस बीटा, जेड बराबर एन लैम्डा प्लस गामा। ये एक्स वाई जेड का मान ले जाकर आप यहां डाल दो और एक्स वाई जेड का मान रख के लैम्डा का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये बिंदु शंकु पर भी है और लैम्डा के भी दो मान है, लैम्डा के भी आपके दो मान मिलेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं पे काट रहा है ना, तो लैम्डा के भी दो मान मिलेंगे और दोनों मान रख के दो अलग अलग बिंदु आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपको दो अलग अलग बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर हुआ। यह है प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। अच्छा प्रतिच्छेद बिंदु अगर एक आए तो, एक आए तो कल्पना करो कि कैसा होगा, अगर एक आए तो कैसा होगा, सोचो एक आए तो कैसा होगा। इसका मतलब है कि ये आपका शंकु है और लाइन यूं छू के निकलेगी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को वो गोली छू के निकली थी, वैसे ये आपका शंकु है और लाइन उसको टच करती हुई निकल गई, क्योंकि एक बिंदु आया मतलब टच करती हुई निकल गई, बीच में से जा रही है तो काटते हुए निकल गई, दूर से जा रही है तो फिर अपने आप ही कोई बिंदु नहीं आएगा, कॉमन बिंदु होगा ही नहीं, क्योंकि रेखा कहीं और है, शंकु कहीं और है, ठीक है ना। तो ये आपको राज बता देगा लैम्डा। लैम्डा कितना आता है, लैम्डा एक ही आता है तो स्पर्श करती है, दो लैम्डा आते हैं तो काटती है, और कोई लैम्डा नहीं आता मतलब दूर दराज से जा रही है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पर्श तल का समीकरण। अल्फा बीटा गामा वो बिंदु है, बताओ स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना। कराएंगे भाई, ये शंकु है, ये अल्फा बीटा गामा इसका एक बिंदु है, इस बिंदु पे टच करते हुए अब शंकु बन जैसे आपण त्रिवी में, तो ये शंकु है और इस शंकु पे इस शंकु पे ऊपर एक बिंदु मान लो अल्फा बीटा गामा, और ये छूती हुई जाए, अब यूं नहीं है कि काटते हुए जा रही, काटती हुई नहीं जा रही, तो ये जो शंकु है इसके जो आगे वाला भाग है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे कोई बिंदु अल्फा बीटा गामा है और एक रेखा इसको टच करते हुए, एक समतल है जो इसको टच करते हुए जा रहा है, तो उसका समीकरण क्या होगा, उस स्पर्श तल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। अगर सूत्र ये है ए अल्फा प्लस एच बीटा, ए अल्फा एच बीटा प्लस जी गामा एक्स प्लस एच अल्फा बी बीटा एफ गामा।
जी अल्फा एफ बीटा प्लस सी गामा जेड बराबर 0। ये स्पर्श तल का समीकरण होता है। ये स्पर्श तल का समीकरण होता है। ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा इंटू एक्स, एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा वाई, जी अल्फा एफ बीटा प्लस सी गामा जेड 0। ये स्पर्श तल का समीकरण होता है। ठीक है, सही है, आई बात समझ में। अब ये थोड़ा याद करना मत जोर आसी, लेकिन एक चीज देखो थे जी क्या रटा भरो थे जगह तो करी लीशू को नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनमें पैटर्न तो है, थान दिख है पैटर्न। कोई पैटर्न तो है। एक तो ये कन्फर्म है कि अल्फा बीटा गामा सब जगह ये तो है ही। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, सही है। और फिर गुणांकों को देखें तो ये जो गुणांक है, ये देखो ये है ए, फिर बीच वाला है बी, फिर लास्ट वाला है सी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना, सही है। अगर ये गुणांक देखें तो ए एच जी, ए एच जी और अल्फा बीटा गामा से गुणा होना है। ए एच जी और एच बी एफ और जी एफ सी। अल्फा बीटा गामा, है ना। अब ये इससे पहले वाली इससे गुणा हो जाएगी, फिर दूसरी वाली गुणा हो जाएगी और फिर तीसरी वाली गुणा हो जाएगी। और इसमें याद रखने वाला ऐसा है कि ए बी सी है सेम, यहाँ एच एच, यहाँ जी जी, यहाँ एफ एफ, एच एच, एच एच, जी जी, एफ एफ, ठीक है ना, एच एच, जी जी, एफ एफ। तो ये रह जाएगा। फिर ये जो पहला पद बने उससे एक्स से गुणा कर दो, दूसरे वाले को वाई से, तीसरे वाले को जेड से। ये चीजें तो थे याद कर ले यार, अब मत आने की ये प्रॉब्लम है ना। ये चीजें तो थे याद कर ले शू, जीके का टाबर हूँ यूं याद थे। सुखेड़ी नदियां भी याद करेडी है थारी, अपनी शक्तियां याद करो हे हनुमान, अपनी शक्तियां याद करो। थे सुखेड़ी नदियां भी याद करेडी है थारे, और थारी बा भी याद करेडी है बे सुखेड़ी नदियां कठू आती कठू जाती और कट तक जाती, है ना। हे हनुमान, अपनी शक्तियां याद करो। कुछ याद आयो, कुछ याद आयो तो करो ही हो यार। वो मतलब एक दिन मैं एक वीडियो देखियो, वो कुमार गौरव है वो पढ़ा रहे थे, और अचानक ही वो वीडियो उसमें दिखाता लाइव, तो मैंने, लाइव तो नहीं होता वो क्योंकि दोपहर सुबह शायद होता है, दोपहर में तो रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो लाइव दिखाता ही रहता है। तो उसमें आया तो मैंने देखा, उन्होंने वो बताया कि आसाम में कौन सा वो उद्यान है और कौन से उद्यान का नाम चेंज होके क्या हो गया, पिछला नाम उसका क्या था, अब वाला क्या हो गया। तो मैंने कहा यार हद हो गई ना, वो भी कोई जीके, वो कोई बात है, ये कोई पढ़ाना का चीज है, ये कोई याद करने की चीज है। मतलब इसे कहते हैं यूथ का मिस यूज, मतलब युवाओं का सबसे घटिया प्रयोग अगर कोई कर रहा है इस समय तो वो ये है। आप असम के उद्यान याद कर रहे हो, असम में कौन सा ने के पुरस्कार मिले, असम में किने मिले वो थे याद कर रहे हो। अरे यार क्यों, तो छोड़ो, वो तो गलत बात को नहीं लोगों ने।
ये चीजें पढ़ने वाली, ये चीजें। दूसरी बात है कि इसका सेंस क्या है। आप मेंटल एबिलिटी डालो पेपर में, एक मेंटल एबिलिटी डालो, समझ में आता है कि भाई कोई पढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसका दिमाग तो शार्प हो रहा है। मेंटल एबिलिटी डालो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालो जिससे, इंग्लिश डाल दो, चलो बेटर हो, कम से कम 50-60 वर्ड तो सीख सी इंग्लिश का, थोड़ी इंग्लिश तो बेटर हो सी, इंग्लिश का डाल दो, हिंदी का डाल दो, चल जैसी। वो जी के असम में कौन सा उद्यान है, और कौन सा उद्यान को नाम चेंज कर अभी हाल फिलहाल कमाए ने के नाम करे। ये चीजों को याद करे जावे, कौन सो बैठे असम में, कौन असम पुरस्कार कौन जीतते हुए, चाल रहे कर लेंगे, है ना। ये समीकरण है स्पर्श तल का समीकरण, शंकु पे टच करने वाला स्पर्श तल का समीकरण। शंकु दिया गया हो, एक बिंदु दिया गया हो और उस पे स्पर्श तल खींचना हो, टेंजेंट प्लेन खींचना हो, तो उसका समीकरण ये होता है। अब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई समतल उसे टच करता है या नहीं करता है। टच करने की शर्त कैसे पता चले कि दिया गया समतल, जैसे ये समतल दिया गया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, क्या यह समतल इस शंकु को टच करता है या नहीं करता है। इसका पता कैसे चलेगा, तो इसका पता चलेगा इस सारणी के जरिए। अगर इस सारणी का मान 0 आता है तो यह समतल टच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एल एम एन ये तो आपका वो हो ही गया, है ना। और उसके बाद ये वो आपकी सारणी का जो भी पीछे बनाई थी हमने, जिसमें ये ए बी सी होता है, ये एच एच जी जी एफ एफ। इस सारणी का मान अगर 0 आता है इसका मतलब यह समतल इसे स्पर्श करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ये स्पर्श करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ये होगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे व्युत्क्रम शंकु, ये थोड़ा सा बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। व्युत्क्रम शंकु, व्युत्क्रम शंकु में क्या होता है, भयंकर टेढ़ापन होता है, बहुत सारा टेढ़ापन होता है। व्युत्क्रम शंकु होता क्या है, पहले तो देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि आपका एक शंकु होगा जो आप पहले से ही लेके घूमेंगे। अब उस शंकु की हर जनक रेखा आपको लेनी है और हर जनक रेखा के लंबवत रेखा ड्रॉ करनी है। जैसे ये जनक रेखा ली, ये ली, और इस जनक रेखा के लंब रेखा खींचिए। हर जनक रेखा लेनी है आपको, उसके लंब रेखा खींचनी है। मान लीजिए इस जनक रेखा के लंब रेखा ये है, याद रखिएगा कोण 90 होना चाहिए। कोण 90 हो गया। फिर दूसरी जनक रेखा लेनी है और उसके लंबवत रेखा खींचनी है। अब ये दूसरी वाली होगी, इसके लंब रेखा खींचो, इसके लंब रेखा ये होगी, ये वाला कोण 90। तो 90 90 ऐसे ही बाकी जनक रेखाओं का खींचना है, तो आपको एक शंकु और मिलेगा। इस शंकु का नाम होता है व्युत्क्रम शंकु। इसका नाम होता है व्युत्क्रम शंकु। तो आपकी जो जनक रेखाएं है ना, उस जनक रेखाओं के लंब रेखाएं खींचते जाइए, जितनी भी जनक रेखाएं हैं हर जनक रेखा के लंब रेखा खींचे तो एक शंकु और क्रिएट हो जाता है, जिसको व्युत्क्रम शंकु या रिसिप्रोकल कोण कहते हैं। रिसिप्रोकल कोण कहते हैं। अब अच्छी बात यह है कि दोनों का शीर्ष मूल बिंदु ही होता है। अगर पहले वाले का शीर्ष मूल बिंदु है तो दूसरे वाले का शीर्ष भी मूल बिंदु होता है ना। पहले का शीर्ष मूल बिंदु है तो दूसरे वाले का भी मूल बिंदु होता है, लेकिन मामला फंस जाता है। फंस इसलिए जाता है कि अगर, यदि हमारा पहला शंकु ये है, अगर आपका पहला शंकु ये है, तो अगर ये शंकु है तो इसका व्युत्क्रम शंकु ये होगा। अब ये कैपिटल ए बी सी एफ जी एच कैसे निकलेंगे, ये कैपिटल वाले, इसके लिए फॉर्मूले हैं।
जिनका आपको यूज करना होगा। कैपिटल ए निकलेगा इस फॉर्मूले द्वारा, BC माइनस एस स्क्वायर, ये कैपिटल ए हो गया। कैपिटल बी हो गया CA माइनस जी स्क्वायर। कैपिटल सी हो गया AB माइनस एच स्क्वायर। F बराबर GH माइनस AF। HF माइनस BG। FG माइनस CH। ये है आपके कैपिटल ABCD के मान निकालना, और ये निकाल के रख दो और आपको व्युत्क्रम शंकु मिल जाएगा। कमाल है भाई, इतना सारा याद रखकर। और ये याद करना भी जरूरी है क्योंकि व्युत्क्रम शंकु पे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, पर्याप्त संभावना है कि व्युत्क्रम शंकु पे सवाल पूछा जाए। अब बात समझ में आ गई? AI का एज का मायने जीके कितना रिलेवेंस है ना। AI के एज में आर्टिफिशियल दुनिया जा रही है AI पर। कल किसी ने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस कल लगा रखा था, या पहले कोई मैंने स्टेटस देखा था, उसने बड़ी अच्छी सी बात लिखी थी, उसने व्यंगी था वो। उसमें ऐसा था कि मतलब चाइना में अभी ड्राइविंग कार चली है ना, सेल्फ ड्राइवर लेस कारें जो है वो चाइना ने लॉन्च की है, और वो लगभग लगभग उसके ज़्यादातर हिस्सों में वो ड्राइवर लेस कारें चलाएगा। तो जो ड्राइवर लेस कारें होंगी वो आपके कनेक्टेड होंगी और आप उन्हें रोक सकते हैं, और फिर आप उसमें बैठेंगे और उसमें आप अपना ऐड करेंगे, वो अपने खाते से पैसे कट जाएंगे और आपको वो वहाँ पहुँचा देगी। तो ड्राइवर लेस कार इंट्रोड्यूस की थी, तो वो उसने किसी ने लिखा था वह कि चाइना में तो ड्राइवर लेस कारें चल रही है और भारत जो है वो प्रयास कर रहा है कि ठेलों पर नाम लिखवाए जाए। तो वो एक वो कंपैरिजन एक वैसे तो गलत है, लेकिन एक चीज देखिए कि कहीं तो ठीक है, कहीं तो ठीक है। ठेल आप कहेंगे कोई क्या कोई गलत है क्या ठेलों पे नाम लिखवाना? नहीं, गलत नहीं है, बात गलत नहीं है, गलत है आपका इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से नाम लिखवा रहे हैं, बात उसकी है। नाम लिखवाइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे भारत में लिखवाइए ना नाम, क्या दिक्कत है। लेकिन इंटेंशन से आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं, बात उसकी है, बात इंटेंशन की है। तो वो कहते चाइना में ड्राइवर लेस कारें चलने वाले सेल्फ ड्राइविंग कार जो है ऑटोमेटिक चलेगी, उन कारों को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और भारत क्या कर रहा है, ठेलों पे नाम लिखवा रहा है कि ये ठेला किसका है। बढ़े आगे, आ जाओ अगली। ये हो ही गया व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, मैंने बता ही दिया कि ये अगर आपके ओरिजिनल शंकु का समीकरण है तो ये आपके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है। अभी सवाल करेंगे, सारी बातें जुड़ जाएगी, जी मत उठाओ, चिंता मत करियो। जय जय एक एक सवाल करता जाऊंगा, ये सारी बात क्लियर होती जाएगी। ज्यादा पेचीदा मामला नहीं है, लंबे हैं ये, लेंदी है, बस इनका दुख एक ही है कि ये लंबा है, ये जानलेवा है, बस लेंथ बहुत बड़ी है ये परेशान करी। बाकी सवाल परेशान कौन करे, सवाल ईशा कोनी की जो थान दुख देवे। अभी तक 4-5 सवाल थे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेथाना परेशान कौन ही करे, तो आगे भी कौन करे। शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर प्राप्त दो रेखाएं, अगर एक समतल है वो शंकु को काट रहा है तो काटेगा तो दो रेखाएं बनेंगी। उन दो रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, उनके बीच का कोण कितना होगा। अब वो 3D फेस है, थांदिक जैसी की कल्पना कर सको कया उसी। अब जैसे ये एक शंकु है, इस शंकु को जब एक समतल काटेगा, जब एक समतल काटता जाएगा तो दो रेखाएं आपको दिखाई देगी। देखो एक यहाँ समझो कि शंकु है, मैंने काटोगा, काटता नहीं था ना बट एक दो रेखाएं नजर आएगी, तो उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण है वो कितना है, वो मध्य कोण कितना है ना। जब आप से शंकु को काटोगे, एक शंकु की कल्पना करो 3D में, उस शंकु को एक चाकू लो और खच दें काटो, और काटने के बाद जो टुकड़ा अलग हुआ उसको अलग कर दो, और देखो अब आपको एक दो लाइनें नजर आएंगी, क्योंकि काटने की वजह से दो लाइनें नजर आएंगी। ये जो दो लाइनें ये कितने का कोण बनाएगी, ये कोण ज्ञात करना।
नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है, बहुत ही लंबो है, लंबा से भी बहुत लंबो है, इसलिए खाली सुन लियो के बारे में कौन ज्ञात कौन करा। नहीं यार रहने दो, बस ठीक है, अब तो ठीक है, यो इतना काम चला लिया कि भाई दो काटे दो कौन बना, वो अब आर काम की चीज को नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे, तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं के प्रतिबंध। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं, एक है जनक रेखाएं और एक आगे आएगा अभी इसके बाद, कहाँ चला गया, ये हो गया तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं का प्रतिबंध एक। चलो एक बार तो यही है, फिर इसके साथ में एक और आएगा जिसके बारे में पढ़ेंगे, समकोणिक स्पर्श तलों का प्रतिबंध। तो पहले तो इसको ले लेते हैं। अगर मान लीजिए तीन जनक रेखाएं, आपके शंकु की जितनी भी जनक रेखाएं हैं उसमें से तीन रेखाएं लंबवत है, तीन जनक रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, कि कैसे पता चलेगा कि इसकी तीन जनक रेखाएं परस्पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का, जैसे एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स होते हैं ना, तीनों के बीच में 90-90 का कोण होता है। क्या शंकु की तीन जनक रेखाएं 90 डिग्री पे है या नहीं है, आपका दिया गया शंकु के अंदर क्या तीन रेखाएं 90 डिग्री पे है या नहीं है, ये पता करने की शर्त है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है आपके शंकु में, तो आपके शंकु में तीन जनक रेखाएं ऐसी है जो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की तरह है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। मतलब एक जनक रेखा अगर ऐसे है तो एक जनक रेखा इधर जाएगी, एक जनक रेखा इधर जाएगी। टोटल जितनी अनंत जनक रेखाएं हैं, उन अनंत जनक रेखाओं में से तीन अब आ जाएगी आवाज। तो तीन लंबवत जनक रेखा, मतलब एक जनक रेखा ये हो, एक जनक रेखा ये हो और एक जनक रेखा ऐसी हो, सारी जनक रेखाओं में से तीन जनक रेखाएं आपको इस तरीके से मिलेगी। क्या किसी शंकु में ऐसा हो सकता है कि तीन जनक रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं वैसे मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? जवाब हाँ और ना दोनों है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ऐसा आपको मिल जाएगा, और ऐसा ना हो तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो a प्लस बी प्लस सी ये भी है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक और जेड स्क्वायर का गुणांक। अगर इन तीनों का जोड़ 0 आता है तो आपको तीन परस्पर लंबवत जनक रेखाएं मिल जाएंगी। अभी कल्पना करके देखो, 3D में कागज पर बनाना मुश्किल है, तो कल्पना करो कि शंकु कैसा दिखता होगा। शंकु यहाँ पर भी की तीन रेखाएं, एक दो तीन, और आ दो जनक रेखाओं के बीच का कोण 90, आ दो को 90, बा दो को 90, है ना। ऊपर देखो आसमान में, ध्यान से देखो, थाने एक बड्डो सो सर्कल दिख रही हो, दिखे वो बड्डो सो सर्कल थारा अठा से गएडो है और थे जनक रेखाएं खींच रखी होते। अब तीन जनक रेखाएं हैं, एक दो तीन, एक कैरी के बीच में भी 90 को कोण है, आ दो में भी 90 को है, आ दो में भी 90 को है। देखियो अब तो दिखोगे, अब तो दिख गयो सी यार, दिखो कौन दिखो, दिखा नहीं दिखा, कल्पना करो यार, दिख गया 90 का कोण दिखा आपको।
ये वृत्त है, ये वृत्त है, और ये आपका बिंदु है जिसे स्पर्श रेखाएं खींची हुई है। अब इन सारी स्पर्श रेखाओं में से, इन सारी स्पर्श रेखाओं में से तीन जनक रेखाएं, तीन जनक रेखा 1, 2 और 3 ऐसी मिल जाएंगी। इन दो के बीच में 90, इन दो के बीच में 90, उन दो के बीच 90 90 का कोण होगा। ऐसा कब होगा, क्या शर्त है ना? अब ये कागज पर नहीं है, कागज पर देखोगा तो कौन देखोगा। ये 3 लाइनें हैं, ऐसी 3 जनक रेखाएं आपके शंकु में आपको मिल जाएंगी। आपके शंकु में 3 रेखाएं मिल जाएगी कि इन दो के बीच का कोण 90, इन दो के बीच का कोण भी 90 और इन दो के बीच का कोण भी 90। जब तक कागज पे देखते रहोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तीसरी लाइन कागज पे नहीं है। ये तीसरी लाइन कागज पे नहीं है, तीसरी लाइन, 2 लाइनें कागज पे, तीसरी लाइन बाहर की तरफ है। तो फर्स्ट सेकंड के बीच में 90, सेकंड थर्ड के बीच में 90, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 90। इस तरह के 3 जनक रेखाएं आपको मिल जाएगी। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो, अदरवाइज नहीं मिलेगी। हाँ, इमेजिन तो करनी पड़ती, कल्पना करो। हाँ, 3 पेन लेकर कर सको, प्रियंका कह रही है 3 पेन लेकर कल्पना कर सको कि भाई किस तरह से 90 डिग्री होती है ना? अभी बात सही है। 2 पेन, ये देखो, ये इन दो के बीच में 90 का कोण, 90 यहाँ से वो 90, फिर एक यहाँ चले जैसे, देखो ये रहा, और ये आपका शंकु है, ये देखो ऐसे, ये रहा। वो जो सर्कल है ना वो देखो, और ये ईट का टिप्स है, यहाँ आया आया, वो थारो शंकु हो गए, देखो ये, हेलो, देखो, देख रहे शंकु, वो जोर को काम है यार, वो तो मस्त है। देखियोगे अब तो कह दियो यार, अब तो दिख ही है। अब ये इन दो के बीच में 90, इन दो के बीच में 90, इन दो के बीच में 90, और ये आपका शंकु। ठीक है ना? तो ये कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, है ना? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अच्छा, इसी में एक और आ जाता है, इसी में 3 समकोणिक स्पर्श तल, 3 समकोणिक स्पर्श तल, 3 समकोणिक स्पर्श तल। ऐसे स्पर्श तल, ऐसे स्पर्श तल, आपके शंकु के 3 स्पर्श तल, पहले स्पर्श तल और दूसरे स्पर्श तल के बीच में 90 का कोण हो, दूसरे और तीसरे के बीच में 90 हो, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 90 हो। ऐसा होने की शर्त ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 0। 3 स्पर्श तल शंकु पे खींचे जा सकते हो जिनके बीच का कोण 90 हो, पहले दूसरे के बीच में 90, दूसरे तीसरे के बीच में 90 और तीसरे चौथे के बीच में 90। ये आरपीएससी में आया था पिछली बार, ये पिछली बार आरपीएससी में आया था कि सम तीन समकोणिक स्पर्श तल होने की शर्त, या फिर ये वाला था, इन दोनों में से एक था, कौन सा था याद तो नहीं मुझे, तो एक दोनों में से एक था कि या तो था 3 लंबवत जनक रेखा होने का प्रतिबंध या 3 समकोणिक स्पर्श तल होने की शर्त, एक पिछली बार पेपर में था। अब देखा तो लगा पेपर शोर हुआ ना, अब यही के कपट डालने लगा, पेपर तो बहुत ईजी हुई, तो टफ हो ही को नहीं, खाली जुटो रोड़ो ही मचा रहा, क्यों, क्या कहते हो? अच्छा, स्पर्श तल का था ये था, ये वाला, है ना? चलो ब्रेक देते हैं।
यहीं पे क्लास को विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं अगली डिस्कशन क्लास के अंदर। बस चर्चाएं करेंगे, कुछ बातें डिस्कस करेंगे आप लोगों से, और फिर आज का दिन खत्म। हाँ, पेपर पेपर एक्चुअली दिक्कत यही, पेपर टफ को नहीं हो, पेपर में समझ है कि लोग जी उठा लियो, है ना। आजकल ऑपरेशन में आप देखिए, ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है जब कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, उसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मरीज जो है वो जी उठा लेगा। और अधिकतर जो ऑन ऑपरेशन में जो डेथ होती है उसका एक अच्छा प्रतिशत इन लोगों का है जो बीच के मायने अचानक ही जी उठा ले। अब जी उठाते ही क्या हुआ कि थारी हार्ट रेट बढ़ जावे, थारो बीपी जंप मार जावे। अब बीपी जंप मारना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो डॉक्टर कंट्रोल कैसे करे? डॉक्टर कंट्रोल कैसे करे? वो आपका मान लीजिए आपके पैर का ऑपरेशन कर रहा है, आपके हाथ का ऑपरेशन कर रहा है, या गले का ऑपरेशन कर रहा है, अचानक आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। अब ब्लड प्रेशर बढ़ लिया मतलब ब्लड बढ़ गया अचानक, अचानक से ब्लड पाइप पर अजय निकलने लग गया। तो ये जो सबसे दिक्कत होती है वो तो जी उठाना दी। तो सोचो ऑपरेशन में था ना, एक एग्जाम्पल है कि ऑपरेशन में अगर कोई जी उठावे तो खतरनाक हुए। तो बिकी थे कल्पना करो कि एग्जाम में कोई जी उठाओ तो क्या हुए? जी उठाता नहीं सपन पाट हो जावे, सगड़ा आख्या का अंधेरो आ जावे। और वही हुई हो पिछली बार पेपर में, कई लोग पेपर में देकर जी उठा लियो। अब जी उठा लियो तो फिर बी टाइम कोई गोली तो आओगे नहीं, क्या गोली ले लो जी पेट जैसी पाछो कर लियो, तो जी उठ गयो तो उठ ही गयो, और फिर भी जी उठेड़ा में सह गड़बड़ हो गया काम। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है।